अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम आज पढ़ेंगे जीन एक्सप्रेशन का पहला मसला जिसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। पहले मैं आपको याद दिला दूँ, ट्रांसक्रिप्शन की ज़रूरत कब आती है? जब किसी जीन को अपने आप को एक्सप्रेस करना हो या प्रोटीन बनाने का काम शुरू करना हो। ये डीएनए की तरह पूरे का पूरा कॉपी नहीं होता है, सिर्फ जीन कॉपी होता है। दूसरा, इसकी रिक्वायरमेंट्स हम कल डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए एक टेम्पलेट डीएनए जो जीन है वो चाहिए। उसमें जितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं कम वेश उतने ही आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, और ये ट्राइफॉस्फेट की शक्ल में होने चाहिए। इसके बाद एंजाइम्स चाहिए, गायरेज, हेलिकेज और लाइगेज और आरएनए पॉलीमरेज। और प्रोकैरियोट में ये एक ही होता है, यूकैरियोट में 3 तरह के हैं, पॉलीमरेज 1 है, आरएनए पॉलीमरेज 2 है, आरएनए पॉलीमरेज 3 है। जब 1 काम करेगा तो इससे आरएनए बनेगा, 2 काम करेगा तो एमआरएनए बनेगा, और 3 काम करेगा तो टीआरएनए बनेगा। ये अब इसी तरह हमने आरएनए पॉलीमरेज की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, एंजाइम है, जिसके 3 या 4 पार्ट्स हैं, 2 अल्फा पार्ट्स हैं, एक बीटा है, एक बीटा डैश है, एक सिग्मा पार्ट है। ये सारे जब इकट्ठे हों तब ये होलो एंजाइम या एक्टिव एंजाइम कहलाता है। और अलग हों, खास तौर पर सिग्मा फैक्टर जो कि इसका को फैक्टर है वो अलग हो जाता है तो ये इनएक्टिव हो जाता है, एपो एंजाइम कहलाता है। इसी से काम शुरू होने वाला है। तो आज देखते हैं कि ये काम कैसे शुरू होता है। फर्ज करें ये हमारे पास डीएनए है और डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट को जीन कहा जाता है। फर्ज करें हमारा जीन ये वाला है। अगर ये जीन है तो इसी से आरएनए बनाया जाएगा। तो सबसे पहले गायरेज काम करेगा, गायरेज इसको सीधा करेगा। बाकी डीएनए अब भी इसी तरह से हेलिकल फॉर्म में है, यहाँ आके ये सीधा हो चुका है और इससे आगे फिर इसी तरह से ये हेलिकल फॉर्म है। तो गायरेज ने सीधा किया। इसके बाद हेलिकेज की बारी आएगी। हेलिकेज क्या करेगा? इसको यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करके इसमें रेप्लिकेशन बबल बनाएगा। तो बाकी डीएनए एज यूजुअल इसी तरह से है और यहाँ पर इस तरह से रेप्लिकेशन बबल बन चुका है। इस तरह डीएनए ओपन हो चुका और बाकी जो प्रोसेस है वो एज इट इज इधर मौजूद है। तो ये रेप्लिकेशन बबल होगा। अब इधर 2 स्ट्रैंड्स हैं, डीएनए की 2 स्ट्रैंड हैं, आरएनए एक बनना है। तो इनमें से किसकी कॉपी बनेगी? पहले ये बता दें कि जिसकी कॉपी बनेगी उस स्ट्रैंड को क्या कहते हैं। फर्ज करें हम इसकी कॉपी बनाना चाहते हैं तो इसका क्या नाम रखा था हमने? एंटी सेंस भी कहते हैं इसको, टेम्पलेट भी इसको कहते हैं। और जो दूसरी है जिसको कोई कॉपी वॉपी नहीं बनाना है उसको सेंस या कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। अच्छा, किसकी कॉपी बनानी है ये फैसला कैसे होगा? तो इसके लिए आपको बताया था कि जो आरएनए पॉलीमरेज है इसकी 2 शराइत हैं। पहली शर्त, ये अपना काम करेगा 3' एंड से, लेकिन 3' एंड तो इधर 2 है। फर्ज करें एक 3' एंड ये है, दूसरा 3' एंड ये है। तो इससे शुरू करें या उससे? तो इसके लिए दूसरी शर्त है, जिस 3' एंड के पास प्रोमोटर सीरीज मौजूद हो। अब ये प्रोमोटर सीरीज का भी कल हम जिक्र कर चुके हैं। हर जीन के आगाज के करीब कुछ मखसूस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है। ये हर जीन के लिए अलग अलग है और हमने आपसे जिक्र किया था कि प्रोकैरियोट्स में भी है। मसलन टी एक सीरीज है, TAGACA एक और सीरीज है, और इनमें से हर एक के सामने कोई नंबर लिखा होता है। इस नंबर का मतलब यह होता है कि उस यानी एक सीरीज है उसके 10 नंबर लिखा है तो 10 न्यूक्लियोटाइड के बाद एक्चुअल जीन शुरू होता है।
तो फर्ज करें प्रोमोटर सीरीज इधर मौजूद है और ये 3 डेशन पर है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज इधर अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद अब क्या करेगा, ये आगे मूव करेगा इस ओपन स्ट्रैंड के ऊपर। मूव करते हुए ये कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स रखता चला जाएगा। तो इस आरएनए पॉलीमरेज का 3 डेशन पर प्रोमोटर सीरीज के साथ अटैच होने को इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इनिशिएशन या आगाज यहां से, इसके बाद एलोंगेशन शुरू होगी। एलोंगेशन में ये क्या करेगा, कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सामने रखता चला जाएगा। सेकंड के हिसाब से होता है, बड़ी तेजी से ये। तो आरएनए पॉलीमरेज मूव कर रहा है फ्रॉम 3 डेशन टुवर्ड्स 5 डेशन। लेकिन एक छोटा सा नुक्ता परेशान करेगा, ये खुद 3 डेश से 5 की तरफ जा रहा है। जो चेन बन रही है वो 5 to 3 बन रही है। क्यों? यहां जो न्यूक्लियोटाइड रखा गया है उसकी शक्ल ये है, ये उसका 3 डेशन है, ये 5 है। तो शुरू 5 से हुआ ना, एक्सटेंशन 3 की तरफ बढ़ती चली जाए, क्योंकि ये कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। इसके 3 के सामने नई का 5 डेशन होगा और इसके 5 के सामने नई का 3 डेशन हो जाएगा। अगर समझ नहीं आया तो मैं बाद में दोबारा बताता हूँ, आप फिलहाल ये याद रखें। कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड रखते हुए चला आगे, इस पूरे अमल को कहेंगे एलोंगेशन। अब टर्मिनेशन कैसे होगी, आखिरी मरहला इख्तिताम। जिस तरह जीन के शुरू से पहले कुछ इशारे थे प्रोमोटर सीरीज की शक्ल में, इसी तरह जीन के खत्म होने से पहले भी इशारे हैं। वहां बताया जा रहा है कि अब जीन इख्तिताम के करीब पहुंचा है, स्पीड पे कंट्रोल करो। तो वो इशारा क्या है, 2 इशारे एक साथ आएंगे टर्मिनेशन के। पहले जीसी सीरीज आएगी। जीसी सीरीज क्या हुआ है, यहां बीच में न्यूक्लियोटाइड्स की सीरीज कुछ भी हो सकती है, लेकिन इख्तिताम के करीब लगातार जीसी 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 रिपीट होगा। तो समझो इसको अंदाजा हो गया कि अब इख्तिताम करीब आ रहा है। उसके बाद क्या होगा, ए सीरीज शुरू हो जाएगी। ए टी सीरीज कह सकते हैं आप इसको। पहले लगातार क्या आ रहा था, जीसी जीसी, अब क्या आ रहा है, ए सीरीज शुरू हो रही है। तो जब ए सीरीज की एक हद है वो वहां पहुंचती है तो ये अलग होने का सोचता है, लेकिन इसके लिए एक और इशारा मिल रहा है। मैंने कहा 2 सीरीज को तो आप याद रखेंगे। सबसे पहले क्या सीरीज आई थी, जीसी, उसके बाद क्या थी, ए सीरीज शुरू हुई। एक और बात याद रखें, इसको यहां थोड़ी देर के लिए रोकें। क्या जब डीएनए आरएनए पॉलीमरेज यहां से पॉलीमराइजेशन करके आगे जा रहा था तो ये पीछे वाला हिस्सा खुला ही था? नो, 2 वाकयात हो रहे थे साथ में। ये रेप्लिकेशन बबल मुकम्मल नहीं बना था, थोड़ा सा बना था। जब यहां से रेप्लिकेशन शुरू होगी तो पीछे से ये बंद होना शुरू हो जाएगा। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ बंद होने शुरू हो जाएंगे तो आरएनए अलग होना शुरू हो जाएंगे। अब इसकी शेप यूं होगी। मैं इस जगह नहीं लिखना चाह रहा था, मजबूरन इधर आ गया क्योंकि यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन बन रहा है। बहरहाल इस सिलसिले में क्या हुआ है, मैं बाहर वाले डीएनए की बात कर रहा हूँ। ये रेप्लिकेशन बबल है और ये पहले बबल इधर बन रहा था। तो हमारा जो आरएनए है यहाँ से अलग हो चुका है। ये रेप्लिकेशन बबल है, पहले बबल यहाँ था, डीएनए दोबारा जुड़ गया और ये आरएनए अलग हुआ। अब ये आरएनए बनते हुए आ रहा है इधर। जब जीसी से आगे बढ़ गया ना, कौन, आरएनए पॉलीमरेज जीसी सीरीज से आगे बढ़ा है और वो ए सीरीज में दाखिल हो चुका है, तो यहां तक जो आरएनए बना था उस आरएनए का इधर एक लूप बनता है। इस लूप को कहते हैं जीसी हेयर पिन। जीसी हेयर पिन, हेयर पिन तो आप अच्छी तरह जानते हैं, उसकी शेप भी कमोबेश ऐसी नहीं होती। तो ये हेयर पिन बना कैसे है, थोड़ा तवज्जो। हालांकि आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड है,
लेकिन बाज़ औक़ात अगर कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के सामने आए तो ऐसे लूप बनाता है। मसलन इधर सी था, इधर जी था, इधर जी था, इधर सी था, तो ये कंप्लीमेंट्री है एक दूसरे के, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे ना। लिहाजा यहाँ पर क्या हो गया, एक जी सी हेयर पिन बन गया और इधर नाम कंप्लीमेंट्री थे, ये लूप बना। इससे आगे अब क्या होगा, यहाँ पर पोली यू टेल कहते हैं इसको, पोली यू बन गया है। पोली यू क्यों बना है, इधर डीएनए पर तो पोली ए सीरीज थी ना, एक आरएनए के ऊपर यू कंप्लीमेंट्री है, तो आरएनए के ऊपर ये जीसी हेयर पिन बना, तो ये आरएनए पॉलीमरेज के लिए एक और इशारा है। तो इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज को 3 इशारे मिले। पहला इशारा जीसी सीरीज आया था, दूसरा उसके खत्म होते ही ए सीरीज शुरू हो गया था, तीसरा पीछे मुड़ के देखा तो जो आरएनए अभी तक बन चुका था उसमें एक लूप बन चुका है जिसको जीसी लूप कहा जाएगा। जब ये बन जाएगा तो अब ये आरएनए पॉलीमरेज अपनी जगह से हट जाएगा, ये छोड़ देगा, छोड़ के ये बाहर निकला है और इस आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में पीछे से जोड़ता हुआ आया था हेलिकेज, जोड़ते जोड़ते यहाँ तक हेलिकेज भी पीछे पीछे आ चुका है। आरएनए इस तरह से मुकम्मल हो गया, डीएनए का जो लूप बन गया था या बबल बन गया था वो क्लोज हो गया और अब हमारा आरएनए इस तरह से हमारे सामने अलग हो गया। तो डीएनए दोबारा बन, ये नया आरएनए बन चुका। इस तरह से इसकी सिंथेसिस होती है। समझ आ गया ये? अभी एक काम और बाकी है, कोई इसमें कंफ्यूजन है तो बता दें क्या, सबको क्लियर है? चलिए मैं बताता हूँ आप क्या हुआ है। क्या ये बनने वाला आरएनए सीधा जाके काम करेगा? तो इसके लिए प्रोकैरियोट में अलग इंतजाम है, यूकैरियोट्स में अलग इंतजाम है। पहले देखते हैं प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट का सेल भी बहुत छोटा है और उसमें कोई न्यूक्लियस भी नहीं है। तो यहां से फर्ज करें इस टुकड़े से आरएनए बन चुका था, वो बाहर आ गया, बाहर पहुंचते ही साइटोप्लाज्म है, जो ही रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गई इसका काम भी उसी वक्त शुरू हो जाता है। काम क्या है इसका? राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस। यानी इन प्रोकैरियोट्स आरएनए बनते ही, ट्रांसक्रिप्शन मुकम्मल होते ही ट्रांसलेशन शुरू हो जाती है। उधर ही साइटोप्लाज्म में कोई बड़ा डिस्टेंस इसको तय करना नहीं है, इसके काम शुरू हो गए। जबकि यूकैरियोट का सेल तो बहुत बड़ा है, इसके मुकाबले में मैं याद दिलाता हूं आपको, एक यूकैरियोटिक सेल में 100 तक प्रोकैरियोटिक सेल अंदर आ सकते हैं, तो ये 100 गुना बड़ा है। और यहां का जो डीएनए था वो न्यूक्लियस में था, इससे बनने वाला आरएनए न्यूक्लियस में बना है और इसने यहां से सफर करके बाहर साइटोप्लाज्म में आके अपना काम शुरू करना है। तो यहां से बाहर आने तक इस नए बनने वाले आरएनए को कई मसाइल का सामना है। एक मसला, 2 तरह के एंजाइम हैं, न्यूक्लियस और क्या कहेंगे आरएनए एजेस, डीएनए एजेस, वो इसको डैमेज कर सकते हैं। एक तो ये मसला है। दूसरा, हर डीएनए हो या आरएनए हो, उसके 2 एंड्स होते हैं ना, एक 5 डेशन, एक 3 डेशन। डेश का मतलब रिएक्टिव है, ये दोनों एंड्स रिएक्टिव है। और अगर ये इसी तरह यहां से बाहर आया तो इसके यहां भी कोई चीज अटैच हो सकती है, 3 डेशन पर भी, 5 डेशन पर भी कोई चीज अटैच हो सकती है। जब अटैच हो गई तो इसकी कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगी, फिर ये हो सकता है काम ना कर सके। इसलिए इन यूकैरियोट्स ये जरूरी है कि नए बनने वाले आरएनए को एंजाइम्स के खतरात से बचाने और दीगर मॉलिक्यूल्स के इसके साथ जुड़ने से रोकने के का इंतजाम किया जाए पहले। और ये इंतजाम कहाँ होगा? न्यूक्लियोलस में। तो मैं आपको ये जुमला दोबारा बताता हूं। प्रोकैरियोट का आरएनए साइटोप्लाज्म में ही बना था, बनते ही उसने काम शुरू कर दिया। यूकैरियोट का आरएनए बना है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस में जाके उसकी प्रोसेसिंग होगी, काट छांट होगी, उसके बाद इसको बाहर साइटोप्लाज्म में भेजा जाएगा
तो ये बाहर आके काम करेगा। इस न्यूक्लियोलस में नए बनने वाले आरएनए के साथ जो कुछ भी होता है उसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस कहते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस, ये मैं बताता हूं आपको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन क्या है। दो है असल में। पहली तो ये मैंने आपको बताया, ये फर्ज करें हमारे mRNA है या कोई भी आरएनए है, तो इसमें यहां जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड है उसका ये 3' एंड ये वाला OH है तो रिएक्टिव है, और उस एंड पर जो न्यूक्लियोटाइड है आखिरी उसके 5' एंड के ऊपर OH है तो ये भी रिएक्टिव है। तो पहले हमने इन दोनों को ब्लॉक करना है। इस 5' एंड को ब्लॉक करने के लिए एक मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड बनाया जाता है जिसको कहते हैं 7-methyl GTP। 7-methyl GTP गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, और उस न्यूक्लियोटाइड को उल्टा रखा गया है। उल्टा मींस उसका ये 5' एंड है, यहां जो OH है इस OH के साथ मिला दिया तो इसका ये 3' एंड है ना, इस 3' एंड के साथ OH की जगह CH3 लगा दिया। CH3 लगने के बाद ये नॉन रिएक्टिव होगी। तो 5' एंड को 7-methyl GTP के जरिए हमने ब्लॉक कर दिया। अब उधर कोई चीज अटैच नहीं होगी। 3' एंड को कैसे करें? इधर बहुत सारे, इसको कहते हैं पॉली ए टेल, इसको कहते हैं 7-methyl GTP केप। वो केप था, ये टेल लगा दिया। पॉली ए टेल क्या है? इसका मतलब है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स इजाफी लगा दिए। ये इजाफी इस तरह से हैं कि अगर इनके साथ कोई चीज अटैच भी हो जाएगी तो मेन जो हमारा आरएनए था वो खराब नहीं होगा। इसके लिए एक मिसाल बता दूं, आप समझ जाए ये पॉली ए क्यों लगा है। बहुत पहले की बात है, मोबाइल नया नया आया था। मेरा छोटा बच्चा था 2 साल का, मोबाइल उसके हाथ में था तो उसने किसी को कॉल किया। मुझे नहीं पता बच्चा खेल रहा है। थोड़ी देर के बाद एक कॉल आई, उधर से आगे से एक आदमी गालम गलोच पे आ गया। मैं परेशान हो गया कि क्या हो, आपको शर्म नहीं आती है, लोगों के घरों में कॉल करते हो। हुआ ये था कि बच्चे ने नंबर मिलाया है तो वो किसी खातून का नंबर लगाया, डायल किया ना अंधा तो आगे से उसने हेलो कहा। ये बच्चा तो बोल ही नहीं सकता था, तो चुप रहा है, तो उसने समझा कोई तंग कर रहा है। तो शोहर को बताया, शोहर ने मुझे कॉल करके मुझे बुरा बोला था। तो फिर बाद में जब वो कूल डाउन हो गया, मैंने तारुफ कराया, इस तरह नहीं हुआ, बच्चे के हाथ में था, उसने किया होगा, तो वो समझ गया। फिर उसने उसे मशवरा दिया, बच्चे के हाथ में तो देना ही देना आपने मोबाइल, तो आप क्या करो, कांटेक्ट के शुरू में बहुत सारे 000 वाले फेक नंबर रखो जिनके नाम का आगाज ए से, मसलन ए नाम लिखा, नंबर 000 लिखा। अब बच्चा जब कांटेक्ट ऑन करेगा तो पहले ए से शुरू होगा ना, और वहाँ 0 वाले होंगे तो वो किसी के नंबर नहीं होंगे तो डायल करेगा भी तो एतराज़ नहीं होगा। और मैंने ऐसा किया, महफूज हो गया। यहाँ इसने यही टेक्निक इस्तेमाल की, बहुत सारे गैर जरूरी ए इधर जोड़ दिए। अब इधर अगर छेड़खानी हो भी जाए तो मेन जो आरएनए है वो महफूज रहेगा। तो एक तो काम ये हुआ कि नए बनने वाले आरएनए के दोनों एंड्स को हमने ब्लॉक कर दिया, नॉन रिएक्टिव कर दिया। दूसरा बहुत जरूरी है, प्रोकैरियोट में ये भी नहीं है, यूकैरियोट का जो आरएनए बनता है ना, हर सिचुएशन में ये पूरे का पूरा आरएनए इस्तेमाल हो जरूरी नहीं है। एक सिचुएशन में पूरा इस्तेमाल हो सकता है, एक सिचुएशन में इसके कुछ टुकड़े गैर जरूरी हो सकते हैं। इन टुकड़ों को कहते हैं इंट्रॉन्स, और जो जरूरी टुकड़े हैं उनको कहते हैं एक्सोन्स। अच्छा, ये जो इंट्रॉन और एक्सोन है ये भी परमानेंट नहीं है। एक सिचुएशन में आज का इंट्रॉन किसी दूसरी सिचुएशन में वो एक्सोन बन सकता है, और इस सिचुएशन में जो एक्सोन है वो किसी और सिचुएशन में इंट्रॉन बन सकता है। तो अगर इसकी भी जरूरत पड़ी तो इसी न्यूक्लियोलस में इन इंट्रॉन्स को भी काट के फेंक के नए सारे एक्सोन्स को मिलाकर इस डीएनए की प्रोसेसिंग की जाएगी। इसको स्प्लाइसिंग ऑफ आरएनए कहते हैं।
और जिन एंजाइम के जरिए ये काम होता है उनको मिलाकर स्प्लाइसियोसोम्स कहा जाता है। तो स्प्लाइसियोसोम्स के जरिए अगर किसी आरएनए में इंट्रॉन्स हो तो उन इंट्रॉन्स को काट के फेंक के एक्सॉन्स को मिलाकर फिर आरएनए को बाहर भेजा जाएगा। अब आरएनए काम करेगा। ये सारे जो एक्शंस हुए इसको क्या कहते हैं? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस, यानी ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो डीएनए में आरएनए में मॉडिफिकेशन हुए वो। समझ आ गया बेटा?